Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज होगा इसका लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। तो अभी तक लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया कि कैसे हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, और फिर हमने लेक्चर नंबर 2 से एक डिटेल्ड डिस्कशन शुरू की एसिड्स के ऊपर। तो पहले हमने सीखा कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के क्या टाइप्स होते हैं। फिर लेक्चर नंबर 4 में हमने डिटेल्ड डिस्कशन की कि कैसे हम एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड्स, या कह सकते हो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपसे वो टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन की जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन थे, ठीक है, जो कि आपके ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल थे। सो आई होप आप लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छी गेन की नॉलेज और अब आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हैं। मगर आज का ये टॉपिक हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O, एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट दे हैव अ सार टेस्ट, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो हम ये जानते हैं कि एसिड्स, चाहे वो ऑरेंजेस हो चाहे वो लेमन हो, उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो सार टेस्ट होता है। किसकी वजह से था? आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट इज बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड। देन यू लर्न कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड या इमली में क्या होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर क्या होता है? मेलिक एसिड होता है। स्पिनच के अंदर हमने सीखा कि ऑक्सैलिक एसिड होता है। और इन सब का टेस्ट कैसा होता है? एक खट्टा टेस्ट होता है। दे हैव अ सार टेस्ट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। चलो अब सीखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आप खुद पहले भी जानते हो, क्योंकि उससे भी हम पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। एसिड्स का इंडिकेटर्स के साथ क्या बिहेवियर होता है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप करने वाली हूँ। बाकी डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। अगर हमने सोल्यूशन में डाला ब्लू लिटमस पेपर को, वो रेड में चेंज हो गया, तो हमें पता लगा कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। सिमिलरली हमने सीखा था मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी। ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनाएगा, ऑरेंज कलर की डाई होती है, और जब आप इसको एक एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। तो अगर वो रेड कलर हुआ तो हमें पता लग गया कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है, और अगर हमने उसको एसिड में डाला तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। बेस पे डालने में पिंक हल्का सा पर्पलिश सा कलर आता है, बट एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं होता। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बाकी सब इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी बताया है। सो इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज वॉच दैट। अब यहाँ पे आपको और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, और वो ये है कि हमारे पास एक और पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच पेपर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मगर पीएच पेपर का क्या होता है? पीएच पेपर को जब आप अपनी सोल्यूशन में डालोगे तो उसमें एक कलर आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। और वो जो कलर चेंज होगा वो इनमें से कोई एक कलर होगा, और इससे हमें उस कलर चेंज को मैच करके हमें पता लग जाता है कि वो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या वो न्यूट्रल होगा या वो बेसिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो अल्कलाइन लिखा हुआ है, अल्कलाइन का मतलब होता है वो बेस जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं अल्कली। तो जब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे हम इसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे, ओके। ओके, तो अब हमने पीएच पेपर हो लिया, सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो अगर हमारे पास कलर मैचिंग जो है वो इस रेंज में आई,
ये 0 से लेके 6 तक वाली रेंज में आई तो हम कह सकते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर ये वाला ग्रीन कलर आ गया तो वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, और उसके बियॉन्ड अगर कलर चेंज आए तो वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर अब ये जो कलर चेंज है ये 6 से लेके 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि वो सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। ठीक है, तो जितना फॉर एग्जांपल अगर एक रेड कलर आ रहा है या ऑरेंज कलर आ रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो जो एसिड होगा वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में भी डिस्कशन की थी, वीक एसिड्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। तो अगर ऑरेंज रेड कलर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये ग्रीन की तरफ जा रहा है तो एक वीक एसिड है। सिमिलरली अगर ये ग्रीन ब्लूज की तरफ है तो ये एक वीक बेस होगा, और जैसे जैसे हम ये पर्पल डार्क ब्लू की तरफ जा रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो इस कलर कोडिंग के साथ मैच करके हमें मालूम लगता है जैसे जैसे 0 से 7 की तरफ जाएंगे वो एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो वो बेस वर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी हम जैसे जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी। सो ऑल द एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, forming dilute or concentrated acid depending upon the amount of acid present in a fixed amount of water। तो इसके बारे में भी हमने जब टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी लिया था, उसके अंदर हमने एसिड डाला, थोड़ा एसिड डाला वो भी घुल जाता है, ज्यादा एसिड डाला तो वो भी घुल जाता है। अगर थोड़ा एसिड डाला तो डाइल्यूट एसिड है, अगर ज्यादा एसिड डाल दिया तो वो कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, तो एसिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट है कि द एसिड्स दे कैन करोड मोस्ट मेटल्स। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl है और HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये मेटल्स को करोड कर सकते हैं, उन्हें खराब कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से एसिड्स के साथ जो मेटल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द मेटल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज टेस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एफर्विसेंस। तो एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि एफर्विसेंस का मीनिंग क्या होता है। तो वेल अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देखो और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस सोल्यूशन के ऊपर क्या राइज कर रहा है, बहुत सारे बबल्स। ठीक है, और इसको आप किसके साथ कोरिलेट कर सकते हो, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो जब आप बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हो तो बिल्कुल ऐसा ही इमेज आता है ना, है ना। तो आप लोगों को मालूम है कि वो किसकी वजह से होता है, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, और जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक का की बॉटल का लिड ओपन करते हैं तो उसमें से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, वो इसलिए निकलती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, हमने उसको बहुत सारा प्रेशर दे के उसमें पानी में डिजोल्व किया होता है, और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करते हैं, बॉटल का लिड ओपन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ऐसे ही बबल्स के साथ और बहुत सारी छोटी छोटी करके वॉइस भी निकलना, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली एफर्विसेंस। So the formation of a large number of bubbles in a solution with hissing sound, this indicates the evolution of a gas and this is called as effervescence। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में बबल्स निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हमारे एसिड्स मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग एफर्विसेंस। ठीक है, तो अब रह गया हमारी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना। तो ये हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट
एसिड HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है एक मेटल सॉल्ट दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे पहले तो आपको कुछ सिंबल्स अगेन सीखने हैं, तो वो बेटर है कि हम पढ़ ही लें। तो पहले क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो C एक इसका सिंबल होता है, ये होता है मेटल कैल्शियम का, कैपिटल C और उसके बाद क्या होगा, सॉरी, कैल्शियम, कैपिटल C और उसके बाद छोटा a। हमेशा सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला लेटर अगर है तो वो कैपिटल है, अगर उसके साथ एक और लेटर है तो वो हमेशा छोटा होता है। तो Ca किसके लिए स्टैंड करेगा, कैल्शियम के लिए। C मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, कार्बन के लिए होता है, O ऑक्सीजन के लिए होता है, और ऑक्सीजन के पीछे ये जो 3 लगा हुआ है इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है, एक कार्बन का एटम है और एक कैल्शियम का एटम है। ठीक है, तो कैल्शियम की नेक्स्ट उसके बाद वैलेंसी मालूम होनी चाहिए आपको, वो क्या है, दैट इज +2। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि एक टेबल बनाते जाओ, जो कुछ भी हम सीखते जाएंगे वो आप साथ साथ में लिखते जाओगे और उसको आप हमेशा याद करते जाओगे। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, उसके ऊपर +2 चार्ज आपको लिखना है। ओके, तो बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक सेपरेट कोर्स पोस्ट करेंगे आपके लिए, जिसमें ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरी तरफ है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का ऊपर क्या चार्ज लगाना है, -2। ठीक है, जितना कैल्शियम के ऊपर था तो टोटल नेगेटिव भी उतना ही होगा, तो इसलिए कार्बोनेट के ऊपर क्या लगाना है, -2। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद हमारा डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बना Ca, क्लोरीन। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सीखी थी। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मेटल कार्बोनेट जब एक डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ठीक है, सो ये आप इनके नाम भी लिखते देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब ये Mg किसका सिंबल है, Mg सिंबल है मैग्नीशियम एलिमेंट का, और मैग्नीशियम के ऊपर भी आप इस तरीके से +2 वैलेंसी या +2 चार्ज याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगेन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट का जो आयन होता है वो क्या होता है, HCO3, और इसके ऊपर टोटल के ऊपर -1 चार्ज। ठीक है, तो ये है मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोडियम लिया है, जिसका सिंबल अगेन मैंने आपको पहले सिखाया था, दैट इज Na। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे इस केस पे सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप इन रिएक्शंस को नहीं भी याद रख पाते हैं, फॉर्मूलाज को नहीं भी याद रख सकते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस। ठीक है, ऑलराइट।
सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी, और अगली प्रॉपर्टी है कि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड विल बी फॉर्मिंग द मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये सॉल्ट्स के बारे में अगेन हम एंड में दोबारा से डिस्कशन करेंगे जब हम एसिड्स और बेसिस को पढ़ लेंगे। ठीक है, मगर अब आप सीख रहे हो कि कैसे सॉल्ट्स बन रहे हैं। हमने मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को भी जब रिएक्ट कराया एसिड के साथ तभी सॉल्ट बने। अब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो भी सॉल्ट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस H2SO4 that is dilute sulfuric acid, they react to produce magnesium sulfate and along with that hydrogen gas जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे with the symbol H2। दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन H2। ठीक है, और वो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस हमें नेचर में मिलती है। नेक्स्ट है कैल्शियम और डाइल्यूट HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद है अब नेक्स्ट एक नया सिंबल और आया दैट इज Zn। Zn किसको सिंबलाइज करता है? द मेटल जिंक। ठीक है, तो जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और प्रोड्यूस करेगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि सारे के सारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करेंगे, जैसे कि मेटल्स हैं मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वाले? मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। Next है the aqueous solution of acids, they allow the electricity to pass through them। अब aqueous solution का मतलब क्या होता है? जब भी हम वर्ड aqueous यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है वाटर। हमने एसिड का सोल्यूशन बनाया वाटर में। ठीक है, तो वाटर लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा एसिड डाला। ओके, तो वो क्या बन जाएगा? aqueous solution of the acid, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप HCl सोल्यूशन फॉर एग्जांपल लोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, बल्ब को लाइट अप करेगी। डिटेल्स हम आगे अपनी लर्निंग को और इंक्रीज करेंगे अपकमिंग कोर्सेज में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड्स की बेसिस के साथ। ठीक है, और वो रिएक्शन क्या है? वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स के लेवल तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रल बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बन सकते हैं? अगर हम उनको बेसिस के साथ रिएक्ट करा दें। So the acids, they can become neutral by losing their acidic character when they react with bases like metal oxides, hydroxides, ammonium hydroxide। bases के बारे में हमें अभी आगे पढ़ना ही है, और वेल इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो एसिड और बेस रिएक्ट किए, उन्होंने फॉर्म किया सॉल्ट और साथ में फॉर्म किया वाटर, और ये एसिड का इफेक्ट जो था, एसिडिक कैरेक्टर था, वो खत्म हो गया। जो बेस का बेसिक कैरेक्टर होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है और दोनों मिलके एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2SO4 को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा, बेस का कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली HCl एक एसिड होता है, आप लोगों को मालूम है ना, और NaOH एक बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं ये हमारे एसिड्स और बेसिस के लिए। अभी एसिड्स आप सीख रहे हैं तो आपको HCl बहुत अच्छे से पता है, H2SO4 बहुत अच्छे से पता है। बेसिस के एग्जांपल्स भी आप हम बेसिस को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम क्लोराइड, हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, और साथ में वाटर। ठीक है, तो अगेन इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
सो फाइनली इस लेक्चर को खत्म करने से पहले सारी प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक था दे हैव अ सार टेस्ट, सेकंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, और बाकी सब इंडिकेटर्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। देन दे आर soluble in all proportions in water, forming dilute or concentrated acid depending upon the amount of the acid present in the fixed amount of water. They corrode most metals. They liberate carbon dioxide from carbonates and bicarbonates. Their dilute acids they react with metals to produce hydrogen gas and a salt. Aqueous solution of acids they allow electricity to pass through them, and they become neutral by losing their acidic character when they react with bases like metal oxides, hydroxide, ammonium hydroxide, and these reactions they are called as neutralization reactions. जब हम एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ लेंगे, हम दोबारा से एक बारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड्स। That would be all for this lecture. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे इंकरेजमेंट के लिए कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, ये हमें भी बताइए। प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो डू क्लिक ऑन द अनलाइक लिंक ऑल्सो, सो दैट कि हमें पता लगे कि हम और अपने आपके लिए कैसे लेक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाए। अपनी तरफ से हम बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं कि आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दे सके, ठीक है। तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द यूजेस ऑफ द एसिड। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।